अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट क्लास में डेप्रीसिएशन का पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन किया था। मैंने पहले आपसे कहा कि मैं पहले आपको थोड़े से पुराने क्वेश्चंस कराता हूँ, फिर मैं आपको ज़रा थोड़े नए क्वेश्चंस कराता हूँ। यहाँ से आपका काम स्टार्ट हो रहा है सर। मई जून 2010 स्पार्की लिमिटेड सेटअप अ बिजनेस ऑन May 1 2008 विद द फॉलोइंग एसेट्स। ये उसके पास एसेट्स हैं। सबसे पहले गिवन है सर उसके अंदर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी दो चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है, दोनों चीज़ें आपके सामने गिवन है। एक प्रॉपर्टी पे आपके पास सामने वैल्यू क्या गिवन है, 1,50,000। इसमें लैंड एंड बिल्डिंग दोनों इंक्लूडेड है। एंड विच इज नॉट टू बी डेप्रिशिएटेड, किसको नहीं डेप्रिशिएट होना चाहिए, लैंड को। सर लिखा हुआ है कंप्यूटर इक्विपमेंट और इन्वेंट्री है। पार्टकी लिमिटेड डिसाइडेड द फॉलोइंग पॉलिसी फॉर डेप्रिसिएशन। अब देखें जरा, पास पेपर में हर चीज ना वैल्यू वैल्यू कैलकुलेट नहीं करवाएगा, वो आपसे उसकी थ्योरी भी पूछेगा। क्वेश्चन में लिखा है लैंड कॉस्टिंग 80,000 वाज नॉट टू बी डेप्रिशिएटेड। तो भाई अगर 80,000 का लैंड है और 1,50,000 इसकी टोटल वैल्यू गिवन है, तो उसमें से मैं सर किसको माइनस कर दूंगा, 80,000 को। तो सर जवाब दीजिए, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 70,000। 70,000 को आप डेप्रिशिएट करेंगे। बिल्डिंग आर टू बी डेप्रिशिएटेड 2% पर एनम ऑन कॉस्ट यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। सर स्ट्रेट लाइन मेथड पे आप काम करेंगे। बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है सर, बिल्डिंग की कॉस्ट है सर आपके पास 70,000, और इस 70,000 के ऊपर सर आप कितने परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे सर, 2। ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, सही है। उसके बाद लिखा है कंप्यूटर इक्विपमेंट इज टू बी डेप्रिशिएटेड 25% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्लाई करेंगे। कंफ्यूजन को पहले क्लियर करें। जो कंफ्यूजन होती है ना बच्चे को, वो अक्सर ही होती है। मैं जैसे सोफिया से सवाल पूछूं और कोई मसला नहीं है, जवाब गलत दें कोई मसला नहीं है, सीखने की बारी है ये। लिखा हुआ है स्टेट टू कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। कॉज का मतलब क्या, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो रीजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है, यही बच्चे मार्क्स लूज करते हैं। बच्चे कॉजेज और रीजंस को सेम लिख के आते हैं एग्जाम में। कॉजेज का मतलब होता है वेयर एंड टेयर, कॉजेज का मतलब होता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, कॉजेज का मतलब होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, मगर रीजन का मतलब होता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। मेरी बात समझ में आई, इसमें फर्क है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में और मैचिंग प्रिंसिपल रीजन है। ये आपके लिए कॉजेज हैं। सबसे पहले सर लिखें, कॉज के अंदर आके सबसे पहले मेंशन करें वेयर एंड टेयर। दूसरा लिखेंगे सर आप इसके अंदर आके ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलीट हो जाना, ऑब्सोलेंस होता है ना, ऑब्सोलीट हो जाना, या वर्ड चेंज कर लो, चलो आउटडेशन कर लो, आउटडेशन, आउटडेटेड, ये भी है, सही है। चीजें पुरानी हो जाती है तो क्या हो जाती है, वैल्यू सेम रहती है, कम हो जाती है, वही लिखा हुआ है सर। लिखा है सर एक्सप्लेन व्हाई स्पार्की लिमिटेड डज नॉट डेप्रिशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। सवाल ये बड़े अच्छे अच्छे हैं, ये मैंने इसलिए निकाले क्योंकि बड़े अच्छे सवाल हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता, मैंने पेन रखा, यकीन माने अभी पूछा था इससे। सबका कोर्स खत्म हो गया होगा, आप सब बताएंगे आप सबका कोर्स खत्म हो गया स्कूल में, जवाब दें मुझे लैंड डेप्रिशिएट क्यों नहीं करते, फंस जाओगे अभी। 2024 का सवाल है, इमेज उनका, पूछो। गलत, बस इसीलिए बच जाओगे। बोलो सतवन, लैंड अप्रिशिएट क्यों नहीं करते, क्योंकि उसकी डेफिनेट लाइफ नहीं होती। बात खत्म। क्या नहीं होती सर उसकी, लैंड की कोई डेफिनेट लाइफ नहीं होती। एक तो वो मोबाइल नहीं होता, आप उसे जगह जगह चेंज नहीं कर सकते। एक बच्चा होता है, वो क्या लिख के आता है सुने, मैं आपको हैरान कर रहा हूँ, अंग्रेजी ना ऐसी ऐसी तबाह करके आते हैं बच्चे एग्जाम में। लिखा है लैंड अप्रिशिएट क्यों नहीं होता, बच्चा लिख के आता है क्योंकि वो अप्रिशिएट होता है। अब ये क्या बात है, वो बोल रहा है डेप्रिशिएट क्यों नहीं होता, आप बता रहे हो अप्रिशिएट होता है, ये सब नहीं करना। सर लिखे सर लैंड इज नॉट डेप्रिशिएटेड as it has no definite life which is, अब देखें ये बात, ये एक्सप्लेनेशन वाली बात है, which is affected by causes of depreciation, which is affected by causes of depreciation. Land is not depreciated as it has no definite life which is affected by causes of depreciation। ना इस पे वेरिएंट लगता है, ना इस पे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर लगता है, ना इस पे एनवायरमेंटल यूजुअली फैक्टर लगता है। इन्वेंट्री क्यों नहीं डेप्रिशिएट करता है, कैसा मुश्किल हो गई ना। इन्वेंट्री क्यों नहीं डेप्रिशिएट करते, बहुत सारे इन्वेंट्री क्यों नहीं डेप्रिशिएट करते। इन्वेंट्री इज अ करंट एसेट डूड, लिखो इन्वेंट्री इज ए करंट एसेट। जवाब दीजिए, करंट एसेट कभी डेप्रिशिएट होता है या नॉन करंट एसेट होता है, नॉन करंट एसेट होता है ना। तो इन्वेंट्री इज ए करंट एसेट विच इज नॉट, विच विल नॉट बी डेप्रिशिएटेड, विच विल नॉट बी
डेप्रिशिएटेड। और अगर आप बहुत अच्छा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इन्वेंट्री इज बॉट फॉर द विद इन इंटेंशन टू रीसेल एंड इट इज व्हाट, इट इज अ करंट एसेट एंड करंट एसेट्स आर नॉट डेप्रिशिएटेड। आ रही बात समझ में? मैंने सीधी सीधी बात में लिख दिया इन्वेंट्री इज अ करंट एसेट विच इज नॉट सपोज टू बी डेप्रिशिएटेड, वो नॉन करंट एसेट नहीं है, डेप्रिसिएशन नॉन करंट एसेट पे लिखती है। अब देखिए छोटे छोटे सवाल ही फंसाएंगे आपको, मतलब इन छोटे सवालों में सारी बातें, 6-7 मार्क्स जो आप लूज कर रहे हैं ना वो ये हैं। लिखा हुआ सर एक्सप्लेन बाय डेप्रिसिएशन इज एन एप्लीकेशन ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल। क्यों? मेरा फिर सवाल, और फिर देखो आप क्या आप ये इतने सालों पढ़ के आए हो, मैं आपसे बेसिक सवाल करूंगा आप फंस जाओगे। वेरी गुड, एक पॉइंट तुमने बता दिया, दूसरा पॉइंट बताओ, 1 मार्क मिल गया तुम्हें। रेवेन्यू, या मैं उल्टा बोलता हूं चलो, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ना तो मैं एक्सपेंस को सब्जेक्ट बनाता हूं कि डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस एंड एक्सपेंस ऑफ द ईयर शुड मैच द रेवेन्यू ऑफ द ईयर। आगे बताओ दूसरा मार्क कैसे ले? मैं बताऊं, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। क्या है डेप्रिसिएशन? नॉन कैश एक्सपेंस। पे नहीं किया है फिर भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसका मतलब है क्या बोलना चाहिए, एक्सपेंस ऑफ द ईयर should match the revenue of the year irrespective of whether the expense has been paid or not। अब बात पूरी हुई, आई बात समझ में? सो लिखेंगे यहां पे आके एक्सपेंस ऑफ द ईयर of a year should match the revenue of a year irrespective of the expense has been paid or not। याद रखिएगा डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आ रही है बात समझ में? अब आ जाओ भाई जरा, अभी तुम लोग सब करके दिखाओगे मुझे, मुझे पता है इसमें तुम लोग चैंपियन हो। लिखा हुआ है कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी। सर आपको प्रॉपर्टी के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना है, तो लैंड पे निकालूं या नहीं निकालूं? लैंड पे तो नहीं निकालेंगे, लैंड पे नहीं निकालेंगे तो उसका मतलब है सबसे पहले एग्जामिनर को ये बताएंगे 1,50,000 प्रॉपर्टी है, उसमें से माइनस क्या कर देंगे सर, 80,000 का लैंड। सर लैंड को निकाल देंगे तो सर क्या बच जाएगा, 70,000 का आपके पास क्या बच जाएगा, बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के ऊपर सर आप कितने परसेंट चार्ज करेंगे, 2%। तो सर 70,000 के ऊपर सर आप चार्ज करेंगे 2%, दैट मेक्स व्हाट, दैट मेक्स 1400। सर अगर आपने ये आंसर निकाला आपको वो 1 मार्क देगा, लिख लें। ये कुछ आपको जरा पुराने पास पेपर्स कराऊं फिर आपको वर्कशीट देना शुरू करूं नए वाले से, ये काम तो करें जरा। सर डन है? बहुत ही अच्छा सा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं नाम ले रहा हूँ, इसमें मतलब नहीं मैं किसी को डिमोटिवेट कर रहा हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ जरवा होगी, शायद हानिया को मैंने ऐसे एक्सप्रेशन से नहीं देखा, लेकिन शायद हानिया को शायद ये मुश्किल लगे, सतवत को मुश्किल लगेगा जो मैं बोलूंगा, लेकिन इसको अभी देख लें ताकि ये बात क्लियर हो जाए। वो बच्चे जो नॉन अकाउंटिंग उनको तो जरा थोड़ा इसमें परेशानी होगी, लेकिन वो समझ जाएंगे बात को फिर। सर लिखा है 30 अप्रैल 2010 को स्पार्की लिमिटेड सोल्ड सम ऑफ द कंप्यूटर इक्विपमेंट फॉर 7,000। 7,000 का इक्विपमेंट क्या किया है, बेचा है। बेचा है ना, बेचा है, खरीदा है। सर जो चीज बेची है ना उसको हम क्या बोलते हैं, जिस जिस अमाउंट की बेची हो, सेलिंग प्राइस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको, सेल प्रोसीड। क्या बोलते हैं, सेल प्रोसीड। सेल प्रोसीड क्या चीज होती है, जिसमें हम किसी भी नॉन करंट एसेट को जिस वैल्यू पर बेच दें, द वैल्यू ऑन विच अ नॉन करंट एसेट हैज बीन सोल्ड ऑफ, इसको बोलते हैं सेल प्रोसीड। फिर लिखा हुआ है सर कंप्यूटर इक्विपमेंट हैड कॉस्ट ऑफ कितना, सारे में कितना है, 12,000। फिर से पढ़ो, सारे सारे डेट पढ़ना। 30 अप्रैल 2010 की 7,000 वैल्यू गिवन, 30 अप्रैल 2010 की। क्वेश्चन में लिखा है स्पार्की लिमिटेड चार्जेस द फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। फुल ईयर डेप्रिसिएशन या नहीं, फुल ईयर ना। ये क्या है, 30 अप्रैल 2010। 30 अप्रैल 2010 को कंप्यूटर इक्विपमेंट को आपने बेचा है 7,000 का, आपने उसको 12,000 का फर्स्ट में 2008 में क्या किया था, खरीदा था। सर अब मेरा छोटा सा सवाल का जवाब दीजिए सर। 2008 में खरीदा था सर अगर, तो इसका मतलब है 2008 से लेके 2009 एक साल, 2009 से लेके 2010 एक और साल, 2010 से लेके ये कौन सा ईयर है आपके पास, क्या इसके बाद 11 तक जाना चाहिए हमें, हाँ या ना? क्यों, क्या हमने 2011 तक इसे रखा है या उससे पहले ही बेच दिया? उससे पहले ही बेच दिया ना हमने, 2011 तक तो इसको रखा ही नहीं। मेरी बात समझ में आई?
अब जिस साल खरीदा है उस साल भी इस पे क्या चार्ज करेंगे, फुल, और जिस साल बेचा उस साल भी उस पे क्या चार्ज करेंगे, फुल, दोनों सालों में फुल। अब सर 2 सालों की डेप्रीसिएशन निकालनी है, 2 सालों की डेप्रीसिएशन। अब सुनेगा गौर से, कंप्यूटर इक्विपमेंट पे ऊपर लिखा था क्वेश्चन में कि आप 25%, मैं दिखाता हूं आपको, क्वेश्चन में लिखा था आप उस पर कितने परसेंट यूज करेंगे डेप्रीसिएशन, 25%, मगर क्या स्ट्रेट लाइन या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो अब आते हैं सर इसके अंदर। सर मैं यहाँ आया, एक भाई कुछ ग्लिच हो गया इसमें, हाँ मैं यहाँ आया सर, मैं 2008 की डेप्रीसिएशन निकालूं तो मैंने लिखा सर 12,000 माइनस जीरो, उसको सर मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितने परसेंट के साथ, 25% के साथ। तो सर इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा सर, 3,000। अगले साल का आंसर कैसे निकालूंगा, 12,000 में से क्या माइनस करूंगा सर, मैं 12,000 में से 3,000 को क्या कर दूंगा माइनस, क्यों लिख रहा है ये खुद ही खुद ही, 12,000 में से 3,000 को क्या कर देंगे माइनस, और मल्टीप्लाई कर देंगे 25% से। सर जवाब दीजिए, आंसर क्या आएगा, 2250। सर इन दोनों को प्लस कीजिए, 5250, 5250। सर ये आंसर आ गया इसका 5250, डन है। अभी जो 5250 आंसर है, जवाब दीजिए, क्या ये 1 साल का डेप्रीसिएशन है या टोटल, टोटल को आप क्या बोलते हैं सर, पीएफडी। ये वर्किंग कर लीजिए, ये वर्किंग करिए, असल में काम इस वर्किंग का है। डिस्पोजल अकाउंट तो कोई भी बना लेगा, असल काम इस वर्किंग का। अंशरा बात समझ आ रही है। अब मैं जहां आप लोग काम कर रहे हो वर्किंग के तौर पे एक और चीज भी आपको करके बता रहा हूँ सर। पहला फॉर्मूला प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए ये होता है कि आप कॉस्ट में से पहले किसको माइनस करते हैं, पीएफडी को। तो आपके पास आंसर क्या आता है, नेटबुक वैल्यू। सर जवाब दीजिए, आपकी नेटबुक वैल्यू कितनी है, नेटबुक वैल्यू कैसे पता चलेगी, जब मैं कॉस्ट में से इसको माइनस करूंगा। कॉस्ट कितनी है 12,000, पीएफडी कितनी है 5250। सर जरा माइनस कीजिए 6,000, 6,750। सर जवाब दीजिए, कॉस्ट है आपकी कितनी 12, पीएफडी कितना है सर 522, सही है 5250। नेटबुक वैल्यू ये आ गई। सर जवाब में अगर आपकी नेटबुक वैल्यू आ गई तो दूसरा क्या होता है फॉर्मूला, एसपी में से क्या माइनस कर देते हैं, नेटबुक वैल्यू। तो इक्वल्स टू आपका आंसर क्या आता है, प्रॉफिट या लॉस। सर जवाब दीजिए, सेल प्रोसीड कितने की है, सर बेचा है 7,000 का, नेटबुक वैल्यू कितनी है 6,750। तो जवाब दीजिए 250 का आपको क्या मिल गया सर, इसका 250 का आपके पास आ गया सर इसके अंदर प्रॉफिट। आ रही है बात समझ में। 2 स्टेप से प्रॉफिट कैलकुलेट करने के, एक ये और दूसरा ये। अब आते हैं सर जरा डिस्पोजल का अकाउंट बनाते हैं, यही आया था, सही है सर। अब यहां लिखा सर मैंने आके डिस्पोजल का अकाउंट बनाते हैं सर। डिस्पोजल के अकाउंट में सर सबसे पहले यहाँ के लिखेंगे इक्विपमेंट। सर इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी सोफिया, इक्विपमेंट की वैल्यू है मौसम 12,000। और सर इसका पीएफडी कितने का है, सर इसका पीएफडी मैंने कैलकुलेट किया 5250, मैंने यहाँ लिखा 5250। जवाब दे मैंने इसे बेचा कितने का है, सर मैंने बेचा इसे 7,000 का। अभी भी मतलब बेचने के बाद भी मुझे लॉस नहीं हुआ, मुझे क्या हुआ है सर, फायदा हुआ है। सर फायदा कैसे निकालेंगे, सर इसका टोटल बनेगा यहाँ पे 12,250। यहाँ भी क्या लिखेंगे सर आप आगे फुटर में 12,250। सर डिफरेंस कितने का है 250 का, और इनकम स्टेटमेंट अगर यहां पर आ जाए तो वो आपके लिए क्या होती है सर, वो आपके लिए गेन होती है। कॉपी कर लें सर इसको। सर ये ऊपर वाली वर्किंग आपने की क्यों, सिर्फ ये बताने के लिए, अगर क्वेश्चन ये कहता, यहां देखो क्वेश्चन ने कहा है प्रिपेयर अ डिस्पोजल अकाउंट, क्वेश्चन अगर ये कहता ना कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस, तो मेरा उससे भी आंसर पूरा होता। अगर वो कहता कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो स्टेप 1 स्टेप 2 में करके दिखाता, मुझे 5 मार्क्स वो पूरे देता। उसने कैलकुलेट मांगा ही नहीं, उसने मांगा प्रिपेयर अ डिस्पोजल अकाउंट, तो मुझे डिस्पोजल अकाउंट बनाना पड़ा। ये तो इसकी वर्किंग है सर, अगर मैं ये ना करूं कोई बात नहीं, ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर तो पीएफडी नहीं निकलेगा। बात समझ आई। देन आगे देखें, ये बड़ा अच्छा सवाल है। आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम यू पीपल, रीड देम। तीनों का भी बहुत कम ऐसे पास में क्वेश्चन होंगे जिसमें तीनों ऑप्शन सेम हो। लिखा हुआ सर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th अप्रैल 2010 स्पार्की लिमिटेड कैरीड आउट वर्क ऑन द बिल्डिंग। सही है, बिल्डिंग को उसने एक्सटेंड कर दिया, सोफिया उसने बिल्डिंग का एक और फ्लोर डाल दिया। मौसम जवाब दो खिदमत, मैंने एक और फ्लोर बना दिया, वो 1 साल के लिए होगा या 1 साल से ज्यादा के लिए होगा। जो चीज 1 साल से ज्यादा के लिए सारी वो क्या होती है,
दूसरे पे जाइए, रीडेकोरेशन। मैंने इस साल इस दरवाजे का कलर जो है वो रेड करा दिया, फिर मैंने दीवारों का कलर कुछ और करा दिया। जवाब दें सर, मैंने थोड़ा सा बिल्डिंग को रीडेकोरेट किया। वो 1 साल से के लिए होता है या 1 साल से ज़्यादा के लिए? 1 साल के लिए। हम गरीब लोग हैं ना पाकिस्तानी, हम सोचते हैं 1 साल से ज़्यादा के लिए। हमारे यहाँ रीडेकोरेशन का मतलब है तायात ड्राइंग रूम ऐसे ही रहेगा। अम्मा ने कुछ ड्राइंग रूम में रीडेकोरेट किया, हमें तो मार के बाहर निकाल देंगे, और बच्चों को सबको ऐसा ही होगा ना। अम्मा अब्बा हमें ड्राइंग रूम में घुसने ही नहीं देंगे, फिर ड्राइंग रूम लॉक रहेगा, मेहमानों पे खुलेगा। हमारे यहाँ रीडेकोरेशन का बाहर इतना कोई सजा हुआ ड्राइंग रूम नहीं होता। लोग घर में आते हैं, उनको बिठाते हैं, चाय पिलाते हैं और भेज देते हैं हम। सर रीडेकोरेशन ना बार बार होती है, रीडेकोरेट आप बार बार करते रहते हैं। अच्छा, इसको एक और बात भी बोलूँ मैं, यूं भी देखिए सर, बिल्डिंग की एक्सटेंशन, जवाब दीजिए, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रिपीटेशन की है? नहीं, एक बार बन गया बन गया। तो सर इसके आगे क्या लिखा सर मैंने? बिल्डिंग एक्सटेंशन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। रीडेकोरेशन की फ्रीक्वेंसी बार बार की है सर, इसका मतलब है ये आपके लिए क्या बन गया? ये आपके लिए बन गया सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर अब एक और सवाल सुने सर नीचे, इंस्टॉल एयर कंडीशनर, ये हाँ कैपिटल क्यों सर? ये एक दफा इंस्टॉल हुआ है 2017 में, अब तक उतारा नहीं है मैंने। तो इसका मतलब है सर, अगर मैं इस मैकबुक की बात करूँ, ये स्क्रीन की बात करूँ, आप इस साल देख रहे हैं, अगले साल होंगे तो भी देखेंगे, उसके अगले साल होगा तो भी देखेंगे। प्रोजेक्टर लगा हुआ था यहाँ पे 2-3 साल से चल रहा था। इंस्टॉलेशन की बात हो रही है, प्रोजेक्टर बदल दूंगा लेकिन ये रॉड यहीं रहेगी। मेरी बात समझ में आई? एयर कंडीशनर लगा लिया सर, आप बोलेंगे सर्विस करते हुए उतरेगा ये। सर सर्विस कराना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो तो हर 3-4-6 महीने बाद हो जाएगी, लेकिन इंस्टॉलेशन के बगैर तो ये नहीं चल सकता ना। कोई भी ऐसा खर्चा जिसके बगैर एसेट रेडी टू यूज ना हो जाए, जब तक आपने वो खर्चा करना है, जब तक एसेट जो है वो आपका रेडी टू यूज की फॉर्म में ना आ जाए, तब तक आपके लिए वो ये रहेगा। सही है सर? सर लास्ट वाला आपके लिए क्या होगा सर? लास्ट वाले में हेडिंग डाल दीजिए सर कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर यहाँ भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं सर, इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। डन? यहाँ तक काम कर लिया आपने? क्लास में हूँ, बोलो। हैंडल का अलमारी का, बस सही है वो, ठीक है। डन? यहाँ तक काम कर लें। लिखा अक्टूबर नवंबर 2009। अब सर इसके अंदर क्वेश्चन है, इसमें अब देखें क्वेश्चन के अंदर आपके पास लिखा यूनिवर्सल इंडस्ट्रीज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये मैं ज़रा थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा आपको, ये इतना मुश्किल सवाल नहीं है, बल्कि मैं चाहूंगा आप करें शुरू का इसका काम। लिखा हुआ सर यूनिवर्सल इंडस्ट्रीज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ 8000 ऑन अक्टूबर 1, 2007। खुद करना सारे में। सोल्ड द मशीनरी फॉर कैश ऑन 31 मार्च 2009। कितने साल चल गई मशीन? अगर कंपनी 31 मार्च को ईयर एंड करती है, 31 मार्च को ईयर एंड करती है, पूरा 2 साल नहीं चली है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेब मार्च, पहले साल सिर्फ कितने महीने चली है? 6। सर ये कैसे पता आपको? साल आपका कब से स्टार्ट होगा? अगर ईयर एंड हो रहा है मार्च में, तो स्टार्ट कब होता होगा? अप्रैल में। खत्म कब होता होगा? मार्च में। अगर पहला साल इसका 2007 है, तो मैंने लिखा सर वो कितना होगा? 2007। लेकिन 7 क्या? 2007 में आपने खरीदा है, 2007 से लेके 2008 ये पहला साल है, इसके बीच में कहीं खरीदा आपने, और ये बात समझ में। लेकिन नेक्स्ट ईयर आपने पूरा साल चलाने के बाद इस मशीनरी को बेच दिया। दूसरा साल कौन सा है आपका? साल 2008 से लेके 2009, ऐसा है। ये बनाइएगा, इसको आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी। सर अब जवाब दे, मैंने लिखा सर द पॉलिसी ऑफ डेप्रिसिएशन बाय यूआई इज टू चार्ज द डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम यूजिंग कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब हो गया सर स्ट्रेट लाइन मेथड। आगे लिखा है मेथड डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीनरी इज चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज अप टू द डेट ऑफ सेल। बात आई समझ में? मंथली पॉलिसी है, जब से आपने खरीदी और जब तक आपके पास है तब तक आप इसको चार्ज करें। आ गई बात समझ में? तो अगर मैं पहले साल की बात करूं, मतलब पहले साल की बात करूं, तो मैं कहूंगा मैंने एक एसेट खरीदा 8000 का, उस पर मैंने कितने परसेंट चार्ज किया? 10%। मगर 10% पूरा नहीं चार्ज होगा, डिवाइडेड बाय 6 अपॉन क्या हो जाएगा? 12। तो 10% इज 800। हाफ ईयर का क्या आंसर आ गया? 400। लेकिन नेक्स्ट ईयर का आंसर क्या आ जाएगा सर? 800। तो टोटल डेप्रिसिएशन आपके पास कितनी हो जाएगी सर? पीएफडी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1200। 1200 हो गया। मेरा छोटा सा बच्चों वाला सवाल, सर क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने 8000 वाली चीज जिसपे डेप्रिसिएशन 1200 है, जिसकी नेटबुक वैल्यू 6800 है ना, उसको आपने कितने का बेचा है? प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। कोई चीज 6800 की है, आपने उसे 7000 का बेच दिया, तो सतवत आपको क्या हो गया? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हो गया? 200।
इसे बाद में भी देखते हैं। ये बात समझ में आई या नहीं आई? सर जरा एक छोटी सी वर्किंग कर लीजिए साइड में, आगे का क्वेश्चन बाकी जल्दी जल्दी दिखाऊंगा। ये जो वर्किंग की हुई है मैंने, ये वर्किंग कर लीजिए जरा। सर ये पिछला क्वेश्चन 2008 का था। 2008 का था। डन। जी चलें, एक्सप्लेन द टर्म डेप्रिसिएशन, एनीवन? क्या होगा अंशरा, हनिया, जायना, क्या होगा इसके अंदर? जायना क्या होगा इसका मतलब? हाँ, नॉन कैश एक्सपेंस लिखनी है पहले तो। नहीं नहीं, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? टर्म डेप्रिसिएशन स्प्रेडिंग द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ एक्सेप्ट लैंड, ये होगी सर इसकी डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन। आगे लिखा हुआ है स्टेट टू रीजंस। अब बताओ सोफिया क्या है वहां? तो कॉजेज, यहाँ क्या है? रीजंस। कॉजेज क्या होते हैं? क्या होते हैं रीना, क्या होते हैं? वेयर एंड टेयर और ऑब्सोलेंस या एनवायरमेंटल फैक्टर। यहाँ क्या आएगा सारे? यहाँ क्या आएगा सोफिया? रीजंस में क्या आएगा? प्रूडेंस और मैचिंग प्रिंसिपल। ये डिफरेंट है मसब। अब सर क्वेश्चन में देखिए लिखा है प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ मशीनरी। सर हमने सेल ऑफ मशीनरी को ना रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करना है। एग्जामिनर इतना होशियार है, उसने बोला बच्चे को टी अकाउंट तो बनाना आ गया। अब टी अकाउंट क्यों पूछे, अब जनरल एंट्री पूछ लेते हैं। वो ज्यादा आसान है। बात हाँ वो ज़्यादा आसान है, लेकिन बनाना आना चाहिए ना, टेक्निकल बात है ये। बच्चा है तो डिस्पोजल का चैंपियन है। अब जरा डिस्पोजल का अकाउंट देखिए, मैं सारी एंट्रीज आपको बताता हूँ और आप भी यही कीजिएगा। खुदा के लिए कोई नया एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा एग्जाम में। डिस्पोजल मैंने यहाँ रखा, जवाब दीजिए। डिस्पोजल में जो मशीन होगा उसको आप यहाँ पे रखेंगे। मशीन की कॉस्ट आपके पास कितनी आएगी? 12 या 8? 8 हजार। पीएफडी कितना आएगा सर उसके ऊपर? 12,500। बेचा कितने का है सर? 7,000। जवाब दीजिए प्रॉफिट हुआ है लॉस? प्रॉफिट कितने का हुआ है सर? यहाँ लिखेंगे ना सर, सब कुछ सही है। अगर आप ये बना लेंगे ना तो आपको एंट्री बनाना आसान होगी। पूछो कैसे? पहली एंट्री ये रही, पहली एंट्री अगर ये रही तो पहली एंट्री का मतलब क्या होगा? डिस्पोजल को आप क्या कर देंगे? डेबिट। और मशीन को आप क्या कर देंगे? क्रेडिट। अमाउंट कितना आएगा सर? 8,000। पहली एंट्री बना ली मैंने, राइट। दूसरी एंट्री किसकी बनाएंगे? पीएफडी की। पीएफडी की एंट्री कैसे बन रही है सर? सेकंड एंट्री, डिस्पोजल को आपने क्या कर दिया? क्रेडिट। पीएफडी को आपने क्या कर दिया? डेबिट। सर मैंने यहाँ लिखा कि डिस्पोजल, सर इसका अमाउंट मैंने यहाँ लिखा 1200, इसका अमाउंट भी मैंने यहाँ लिखा 1200। सर मैंने इसको यहाँ लाइन से ड्रॉ कर दिया। तीसरी एंट्री बताएं सर। तीसरी एंट्री में आप क्या लिखेंगे? बैंक को आप कर देंगे डेबिट, आगे बताएं क्या कर देंगे? डिस्पोजल को आप क्या कर देंगे? क्रेडिट। सर अमाउंट बताइए, यहाँ पे क्या आएगा? 7,000। यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा सर आपके पास? 7,000। सर अब यहाँ पे भी लाइन खींच दें। तीन एंट्रीज हो गई सर। चौथी एंट्री भी नजर आ रही होगी आपको, ये तीसरी है तो चौथी भी है। चौथी एंट्री किसकी है सर? इनकम स्टेटमेंट की। इनकम स्टेटमेंट की इस दफा एंट्री किस पे आई है? डेबिट पे या क्रेडिट पे? डेबिट पे। किस पे आई है? डेबिट पे। तो डिस्पोजल को आप क्या कर देंगे? डेबिट। और इनकम स्टेटमेंट को आप क्या कर देंगे सर? क्रेडिट। कितने अमाउंट से कर देंगे सर? 200। तो सर पूरी कहानी में एक बात बताऊं, ये एंट्री सेम रहेगी हमेशा। सिर्फ किस एंट्री पे फर्क पड़ेगा? ये लास्ट वाली। ये लास्ट वाली रिवर्स भी हो सकती है। अगर लॉस होगा तो ये क्या हो जाएगी? रिवर्स। अभी क्या हो रहा है? अभी मैं यहाँ लिखता हूं, अभी क्या हो रहा है सर आपको? प्रॉफिट। अगर ये लॉस हो गया तो ये एंट्री रिवर्स कर देंगे आप। इसी को देख के बनाइएगा टी अकाउंट को। कॉपी कर लें सर इसको, मैंने टी अकाउंट देख के सामने एंट्री पास की है इसके। श्री गेम इतना जरूरी होता है इनकम स्टेटमेंट से पहले? नहीं।
800 बिफोर वर्किंग। बिफोर वर्किंग कैसे आया अंशरा? बिफोर वर्किंग इस तरह आया क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। 8000 पे 10% चार्ज किया, इसका आंसर आ गया आपके पास 800। तो 800 क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हर साल का आंसर 800 होना चाहिए था सिवाय पहले साल के, क्योंकि पहले साल ये सिर्फ 6 महीने चली, बाकी नेक्स्ट ईयर ये 800 फुल ईयर चली। तो 12/12 इक्वल्स टू दोबारा से वही आंसर आ गया 800। अब आई बात समझ में अंशरा? आई होप यू गॉट इट। अंशरा बात क्लियर है? डन कर लिया यहाँ तक काम सबने? एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं, सुने। ये भी अक्सर बच्चे पता नहीं क्यों इस बात का जवाब नहीं देते एग्जामिनर को, और ये एग्जामिनर का फेवरेट है। कंप्लीट द टेबल फॉर आइटम्स, स्टेट ईच केस द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। सही है। बिल्डिंग पे आप क्या अप्लाई करेंगे? वेरी गुड। कंप्यूटर पे क्या अप्लाई करेंगे? क्यों? ये सवाल पूछ रहा है। बिल्डिंग की भी होती है यार मौसम। सोफिया क्यों? किसमें? बिल्डिंग में? मैं बोलूं कंप्यूटर, कंप्यूटर की ना किसी भी ऐसी चीज की जिसकी अर्ली ईयर्स में रिपेयर एंड मेंटेनेंस कम हो और लेटर ईयर्स में रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या हो, ज्यादा, उस पर रिड्यूसिंग बैलेंस यूज होता है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आप डेप्रीसिएशन अर्ली ईयर्स में क्या रखते हैं, ज्यादा, और लेटर ईयर्स में डेप्रीसिएशन क्या रखते हैं, कम। उसकी वजह ये है क्योंकि इसका ऑपोजिट उसके साथ रिपेयर एंड मेंटेनेंस में होगा। गाड़ी खरीदेंगे नई तो शुरू के सालों में रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या होगी, कम, और आगे के सालों में रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या होगी, ज्यादा। यू हैव फॉर्च्यूनर राइट। अगर फॉर्च्यूनर नई वाली होगी, नई वाली 2024 की, तो शुरू के 3-4 साल तक फॉर्च्यूनर रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं देगी, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होगा। कराची में तो कुछ भी दे देगा भाई, लेकिन ये है कि आप नहीं के बराबर है। लेकिन 3-4 साल के बाद अब उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या होगी, बढ़ती जाएगी। आप मेरी गाड़ी की बात करो, एक्वा की, सिर्फ मैं ही चलाता हूँ ना, तब भी उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस अब ज्यादा हो गई है। इतनी भी ज्यादा नहीं हुई लेकिन हो गई है। जैसे मैंने शुरू में ली थी ना, कुछ भी काम नहीं देती थी, अब तो इसका मतलब ये है ना सर, जैसे जैसे वक्त बढ़ा तो ऐसी चीज को जो शुरू में रिपेयर एंड मेंटेनेंस कम दे उसको आप शुरू में ज्यादा डेप्रिशिएट करते हैं और फिर उसके साथ साथ आप ये काम करते हैं। सुने, तो बिल्डिंग के ऊपर सर आप क्या करेंगे, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या हेडिंग डालेंगे, ई पार्ट की हेडिंग डालिए, ई पार्ट की हेडिंग डालिए और लिखिए सर एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, बस ये लिखिएगा, एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ये रही हेडिंग, ये बार बार इस नाम से आपको मिलेगा एग्जाम में, अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। मेथड आप इसके अंदर लगाएंगे सर स्ट्रेट लाइन मेथड। सर बिल्डिंग में? हाँ, स्ट्रेट लाइन मेथड। रीजन पूछ रहा है, आप बोलेंगे सर एज इट विल बी depreciated with constant amount। कंप्यूटर पे आप लगाएंगे आरबीएम। क्यों? एज depreciation in early years is higher and in later years it will fall, it will fall। लूज टूल्स, लूज टूल्स पर सर आप अप्लाई करेंगे रीवैल्यूएशन मेथड। जवाब दें सर, रीवैल्यूएशन मेथड तो अप्लाई कर देंगे। क्यों? लूज टूल्स, लूज टूल्स बताइए, लूज टूल्स क्वांटिफाइबल होते हैं, नॉन क्वांटिफाइबल होते हैं? नॉन क्वांटिफाइबल, इट हैज नो डेफिनेट लाइफ। आ रही है बात समझ में? तो लूज टूल्स पहले तो रीजन लिखें, दे आर, लिख रहा हूं, लूज टूल्स आर, टूल्स आर नॉन, क्वांटिटी से निकला है, quantifiable assets, assets which has no definite life, so
revaluation method will be used. Revaluation method will be used. So revaluation method will be used. इसका पूरा पूरा स्पेस गिवन होता है, इसके स्पेस से परेशान मत हो, सब आपको स्पेस देंगे वो। Done. सर तो ऐसे कोई भी चीज लूज में ले सकते हैं, सिर्फ टूल्स ही नहीं, मतलब मतलब सर लूज पार्ट्स हो गए आपके। सब लूज टूल्स हैं वो। नहीं सर, जैसे इसने कोई टूल सिलेक्ट किया है, स्पेसिफिक कोई और चीज तो जैसे बोलो ना, भी ध्यान में नहीं आया। आएगी भी नहीं, बोलो लेकिन मैं बताऊं फिर। लूज टूल्स का मतलब क्या होता है? ड्रिल, हैमर, स्क्रू ड्राइवर, प्लायर, ये सब होता है लूज टूल्स। तो जैसे पार्ट्स होते हैं गाड़ियों के, इंजन में। इन्वेंट्री होती है वो। करेक्शन कर रहा हूँ तुम्हारी, क्यों लूज टूल्स की गाड़ी में तुम जो कस्टमर गाड़ी खरीदेगा उसकी गाड़ी में मैं इंजन लगा के खुद अपने पास गाड़ी रख लूंगा, उसको दूंगा, तो वो मेरे लिए इंजन इन्वेंट्री है या क्या चीज़ है? हाँ तो वो तो है ही नहीं, फिर डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री पे डेप्रिसिएशन लगती ही नहीं। सवाल के जवाब दूंगा, सारे सवाल पूछो, पूछो ना, कौन सा ऐसा एसेट है सर रीवैल्यूएशन जिसमें नहीं लगे? कोई ऐसा एसेट है लूज टूल्स पे? बस ऐसी बात है। बात समझ में आई? जहां आपको डेफिनेट लाइफ ना पता हो, लूज टूल्स पे जो काम करते हैं वही अप्लाई करेंगे। जल्दी करो, वो एक क्वेश्चन और है, अभी बचा हुआ एक क्वेश्चन। आई होप कि वो मैंने लिखा हुआ ना हो बस। सवाल बड़ा अच्छा था तुम्हारा, सर हम जो नट बोल्ट गाड़ी में लगा के देंगे वो भी तो लूज टूल है। नहीं, वो इन्वेंट्री है, तो कस्टमर के पास चला गया। जहन में ऐसे अजीब अजीब ख्यालात आते हैं क्योंकि स्कूल में सुने हुए होते हैं। वो बताते हैं कि नट बोल्ट को ना आप लूज टूल बोलते हैं, नहीं है, लूज टूल्स हैं, वो टूल्स हैं। ट्रैक्टर को लूज टूल मत बोल देना, वो लूज टूल नहीं है, मशीनरी है। हाँ, वो तो पूरी मशीनरी है। अच्छा, लूज टूल, वैसे भी एक बात बताऊं, लूज टूल एक ऐसी चीज होती है जिसका कोई, वैसे तो उसका एक स्पेसिफिक काम है। स्क्रू ड्राइवर का काम क्या है? आप क्या बोलेंगे? आप उससे खाना बनाएंगे? स्क्रू ड्राइवर से क्या करेंगे? स्क्रू टाइट करेंगे ना। लेकिन हर चीज का स्क्रू उसी से टाइट हो जाएगा, समझ में आई बात? आप बोलेंगे सर ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर भी तो ये करेगा? नहीं भाई, ट्रैक्टर के कुछ स्पेसिफिक काम है, वो एक मशीनरी है फॉर स्पेसिफिक पर्पस। आप बोलेंगे सही नहीं सर, स्क्रू ड्राइवर भी तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। भाई मैंने कब मना किया, लेकिन किसी एक काम में नहीं आता वो, बहुत सारे काम भी कर लेता है वो। क्रॉकरी घर का आइटम है, हम बिजनेस के एसेट्स पढ़ रहे हैं, घर की चीजें डेप्रिशिएट नहीं होती। हाँ बिल्कुल, वो इन्वेंट्री हो गई। और बोलो, जब जिस चीज का बिजनेस करने लगे वो इन्वेंट्री हो गई। मेरे पास 50 गाड़ियां, काश मेरे पास 50 लैंड क्रूजर होती है अभी, है ना, और सारी होती हैं L300, 14-15 करोड़ रुपए की। काश ना, काश सारी बोलो ना, वहाँ काश मेरे पास होती, मैं किसी को भी डेप्रिशिएट नहीं कर सकता था। सारी इन्वेंट्री है, और उसके लिए इन्वेंट्री नहीं कर सकता वो डेप्रिशिएट? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारे सवालों के जवाब सही पूछ रहे हो, पूछते जाओ तो मैं तुम्हें जवाब इसका देता जाऊंगा। सर ज़रा 1 मिनट रुक जाइएगा भाई, ये पता नहीं शायद लिखा हुआ कहाँ से आ गया, चेंज करना पड़ेगा। और बस इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ आ जाए। ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसके बाद वाले पास पेपर्स में आपको 24, 25 और 24, 23 और 22 के करा दूंगा। लेकिन पहले ना ज़रा इन सब बातों को ज़रा गौर से देखिए ताकि आप ये वाले क्वेश्चंस कर लें। सर मई जून 2008 लिखा हुआ है, मोटर व्हीकल परचेज बाय सारा मीर on May 1st 2004 for 8,000 was sold on 30th April 2008 for 400। फिर से पढ़े, कितने का सारे कितने की चीज खरीदी थी? 8,000 की, और उसे फिर बेचा कितने का है? 400 का। ये 400 क्या चीज है? कॉस्ट या सेल प्रोसीड? सेल प्रोसीड। ये नाम याद रखिए। आपको एक बात पता होनी चाहिए, कॉस्ट कितनी है, उसका PFD कितना है, ये याद रखना। और क्या चीज चाहिए आपको? नेट बुक वैल्यू। फिर आपको क्या चाहिए? सेल प्रोसीड। सेल प्रोसीड में से क्या माइनस करेंगे? नेट बुक वैल्यू। तो आंसर क्या आएगा? प्रॉफिट या लॉस। ये 6 चीजें चाहिए आपको, कॉस्ट चाहिए, PFD चाहिए, नेट बुक वैल्यू चाहिए, सेल प्रोसीड चाहिए, नेट बुक वैल्यू चाहिए, और PNL चाहिए। ये 6 चीजें चाहिए आपको, इनमें से कुछ भी गिवन हो। अब जवाब दें सर, इस क्वेश्चन में जो अभी आपके सामने उन 6 में से क्या क्या चीजें गिवन है? सेल प्रोसीड और कॉस्ट गिवन है। अब PFD मैं निकाल लूंगा। सर लिखा हुआ एक्सप्लेन द टर्म डेप्रिसिएशन, स्प्रेडिंग द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ एक्सेप्ट लैंड। फिर सर कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर मोटर व्हीकल फॉर द ईयर एंडेड 30th April 2008। 8 की बात कर रहा है वो।
आपने मशीनरी खरीदी कब? 1 मई 2004 फॉर $8,000। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से आपने इसको यूज करना था। मोटर व्हीकल हैज बीन डेप्रिशिएटेड बाय 7,000। 7,000 की ऑलरेडी ये डेप्रिशिएट हो चुकी। फिर पढ़ें क्वेश्चन। 30 अप्रैल 2007 तक ये 7,000 की डेप्रिशिएट हो चुकी और इसकी इस वक्त कॉस्ट कितनी है? 8,000 है ना। अब सर अगर मैं इसको इस साल डेप्रिशिएट करूं तो मैं क्या करूंगा? 8,000 में से सारे में क्या माइनस करूंगा? 7,000। और 7,000 में मैं क्या अप्लाई करूंगा सर कितने परसेंट? 50%। सर ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यही होता है ना, कॉस्ट माइनस पीएफडी इनटू रेट। मैंने यही किया। सर जवाब दीजिए, 1,000 का 50% आंसर कितना आ गया? 500। तो सर इसका मतलब है डेप्रीसिएशन इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ गई? 500। डेप्रीसिएशन क्या? डेप्रीसिएशन पर एनम। एक साल की है ना। दोबारा से पढ़ लो भाई क्वेश्चन, मुझे लग रहा है कुछ लोग कंफ्यूज हो गए। मैं कह रहा हूं सर कॉस्ट गिवन, कब की कॉस्ट गिवन? कॉस्ट गिवन है जब आपने इसको खरीदा था 30 अप्रैल पे, बेचा है जब आपने खरीदा था उस वक्त मई 1, 2004 था। ये तो 2007 और 8 की बात हो रही है। समझ में आई बात? सर एक्सप्लेन करके भी बताएं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। आपने 2004 से लेके 2005 तक डेप्रीशिएट किया, फिर 5 से लेके आपने 6 तक डेप्रीशिएट किया, फिर 6 से लेके आपने 7 तक डेप्रीशिएट किया। इन सारे सालों को अगर आपने कंबाइन कर दिया तो इसका टोटल डेप्रीशिएशन कितना बन रहा है? 7,000। ये बोल रहा है क्वेश्चन। मेरी बात समझ में? जरा सा घुमा रहा है बस। अब वो कह रहा है कि आपको कब की डेप्रीसिएशन चाहिए? आपको डेप्रीसिएशन चाहिए 2008 की। तो मैंने 2008 की डेप्रीसिएशन कैलकुलेट की सर। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कंफ्यूजन ये भी हो रही होगी, मैंने वर्किंग यहाँ कर दी है। डन, बात समझ में आई? मैंने ये काम किया। अब सर क्वेश्चन लिखो तो कितना मासूमाना है। कह रहा है सर शो द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। इस साल का प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करके बताइए। सर याद कीजिए, इनकम स्टेटमेंट क्या करते हैं? इनकम स्टेटमेंट को सर आप करते हैं डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन आप क्या कर देते हैं? क्रेडिट। क्यों? सर ये टी अकाउंट बना पीएफडी का। सर जवाब दीजिए, ब्रॉड डाउन किस तरफ आता है? यहाँ पर। इनकम स्टेटमेंट कहाँ पर आता है? इस जगह पर। ये रीस की एंट्री। इनकम स्टेटमेंट को आप क्या करेंगे? डेबिट। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को आप क्या कर देंगे? क्रेडिट। सर अमाउंट बताइए कितने का आ रहा है? अमाउंट आ रहा है सर आपके पास, एक मिनट, फिर मैंने एक लाइन ऊपर चला गया ये। सर मैं यहाँ अमाउंट इसको नीचे लिख दूँ। सर अमाउंट इस साल का कितने का कैलकुलेट किया आपने? 500 का। सर वो वैल्यू लिख देंगे। और सर अक्सर बच्चे मुझसे ही सवाल करते हैं, मुझे नहीं पता क्यों करते हैं, शायद हो सकता है उनको नहीं सिखाया गया। एग्जाम में पूरा लिखिएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मेंशन कर लीजिए यहाँ तक। आगे लिखा हुआ है सर प्रिपेयर द डिस्पोजल अकाउंट फॉर मोटर व्हीकल। आपने मोटर व्हीकल के ऊपर डिस्पोजल अकाउंट जो है उसको प्रिपेयर करना है। पहले चलो कॉपी करो। डन। सर आपने डिस्पोजल अकाउंट को प्रिपेयर करना है। बिल्कुल सही। मेरा सवाल है, सारे जवाब दो बेटा। अगर मैं डिस्पोजल अकाउंट बनाऊंगा तो डेबिट साइड पे क्या लिखूंगा? कॉस्ट। तो रेफरेंस किसका दूंगा? मोटर व्हीकल के अकाउंट का। सारे में अमाउंट बताओ क्या आएगा बेटा? 8,000। 8,000, हाँ सही है। सारे में उसके बाद क्या आएगा? पीएफडी की वैल्यू क्या आएगी? 7,500। सर आपने बेचा कितने का इसको? 400। जवाब दीजिए सर, मुझे प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया? लॉस हो गया। तो सर इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे आगे। आपने 500 वाली चीज कितने की बेच दी? 400 की। तो सर आपको लॉस हो गया। हाँ मैंने मेंशन कर दिया इसको। आखिरी सवाल आज का। कल की क्लास के लिए तैयार रहिएगा। कल क्लास लूंगा आपकी 3:45 to 4:45। वाह। कितने बजे से? अच्छा ऐसा भी है। चलो बच गए, खुशी हो गई इसको। कल की जान छुटी। नहीं, फिर सैटरडे को ले लूंगा। अब लूंगा मैं क्लास। अब मैंने तैयार कर लिया। अब तुम लोग नहीं पढ़ोगे, तुम लोग को बिठा के पढ़ाना पड़ेगा। अब अगली क्लास में आओगे, वर्कशीट रखूंगा हाथ में, बोलूंगा ये रहा पास पेपर, बेटा शुरू करो। अक्टूबर नवंबर 2006 की बात करें सर। जवाब दीजिए, JR सेट अप अ गैरेज एंड कार सेल्स बिजनेस ऑन September 1, 2004। फिर आगे लिखा हुआ है सर आपके पास विद द फॉलोइंग एसेट्स। लैंड एंड बिल्डिंग इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 120। प्लांट एंड इक्विपमेंट इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 160। लूज टूल्स की वैल्यू कितनी गिवन है सर? 5,000। स्टॉक ऑफ मोटर व्हीकल डेप्रीशिएट होगा? स्टॉक ऑफ मोटर व्हीकल सर क्या इसको आप डेप्रीशिएट करेंगे? नहीं सर, इसको आप डेप्रीशिएट नहीं करेंगे। और बताइए आगे। स्टॉक ऑफ कार पार्ट्स भी नहीं होगा। तो सर आगे बताइए, कैश एट बैंक
नहीं होगा सर, तो उसका मतलब है सर स्टॉक भी नहीं होगा, स्टॉक ऑफ कार पार्ट्स भी नहीं होगा, कैश एट बैंक भी नहीं होगा। क्या क्या होगा? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड लूज टूल्स, ये सब होगा ना। अब सर सुनिए, यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सर लैंड कॉस्टिंग 70,000 नॉट टू बी डेप्रिशिएटेड। जवाब दें सर, अगर आपके पास ऊपर वैल्यू कितनी गिवन है 1,20,000, तो उसमें से कितने को माइनस कर देंगे? 70,000 को, तो कितना बच जाएगा आपके पास? 50,000। 50,000 को आप डेप्रिशिएट करेंगे। आगे सुने क्या लिखा हुआ है। बिल्डिंग खुद बता दिया उसने 50,000 की है, जिसको आप डेप्रिशिएट करेंगे कितने परसेंट से? 4% से। तो इसका मतलब है 50,000 को आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कितने परसेंट से कर देंगे सर? 4% से। 40 लिख दिया मैंने सर, कितने परसेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे सर आप इसको? 4% से। प्लांट एंड इक्विपमेंट इज टू बी डेप्रिशिएटेड 50% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। प्लांट एंड मशीनरी ये रहा, यहाँ मैंने आके लिखा 60,000, मल्टीप्लाई किया सर मैंने इसको कितने परसेंट से? पहले क्या करूं, अब पहला साल होगा तो माइनस क्या करूंगा इसमें से? 0, और फिर मल्टीप्लाई बाय उसे क्या कर दूंगा सर मैं? मल्टीप्लाई बाय कर दूंगा पहले साल। दूसरे साल क्या करूंगा? जो इसका आंसर आएगा उसको कॉस्ट में से माइनस करूंगा, फिर 50% अप्लाई करूंगा। यानी इसका आंसर तो 30,000 आने वाला है ना? 30,000 आएगा ना, 60 का 50% इज 30,000। तो सर इसका मतलब है 60,000 में से आप क्या माइनस कर देंगे? 30,000, और उसका आंसर आप कितना निकाल लेंगे? 50%। जवाब दीजिए सर। अब इसका आंसर क्या आ गया आपके पास? 15,000। तो टोटल आपके पास कितना आ गया सर? 45,000। ऐसा ही है। अब अगर मैंने किसी चीज की वैल्यू 60,000 है, उस पर डेप्रीसिएशन 45,000 चार्ज किया है, तो उसकी नेटबुक वैल्यू कितनी हो गई? 15,000। अब इस 15,000 वाली चीज को अगर मैं 15,000 से कम का बेच दूंगा तो क्या हो जाएगा? लॉस। ज्यादा का बेच दूंगा तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। लूज टूल्स आपने इसी तरह डेप्रिशिएट करने हैं। अब क्वेश्चन में देखें क्या क्या गिवन है। कह रहा है क्वेश्चन, आप लैंड को डेप्रिशिएट क्यों नहीं करते? इट डज नॉट हैव एनी डेफिनेट लाइफ, सही है, और इट डज नॉट कॉज लाइक यू कैन नॉट, इट कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। स्टॉक ऑफ मोटर व्हीकल, स्टॉक इज अ करंट एसेट एंड करंट एसेट्स आर नॉट डेप्रिशिएटेड। लिखा हुआ सर एक्सप्लेन वन रीजन why you are using revaluation method of depreciation on loose tools. They are non quantifiable assets that does not have a definite life. तो revaluation method क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके पास। अच्छा इसको मैं मिटा रहा हूं, यहां मैं पीछे वाले पार्ट नहीं करा रहा, पीछे वाले पार्ट आपने बार बार कर लिए। ये पढ़े सर, लूज टूल्स की ओपनिंग वैल्यू कितनी है? 5,000। अब लिखना ही है क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे लास्ट क्लास में एबसेंट थे। सर लूज टूल्स के रिवैल्यूएशन मेथड को अगर आपने कैलकुलेट करना, लिखा हुआ है JR purchased additional loose tools costing 1,000 for the year ended. Loose tools were revalued at 4,000 at the end. फॉर्मूला लिखे सर लूज टूल्स के रिवैल्यूएशन मेथड का। सर मैंने हेडिंग डाली लूज टूल्स, और लूज टूल्स के ऊपर सर मैंने यहाँ पे लिखा आके रीवैल्यूएशन मेथड। यहाँ मैंने मेंशन किया रीवैल्यूएशन मेथड। सर मुझे जवाब दीजिएगा, रीवैल्यूएशन मेथड के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया फॉर्मूला होता है इसका ओपनिंग प्लस परचेजेस, माइनस कर देंगे सर इसके अंदर से क्लोजिंग। सर जवाब दीजिए, ओपनिंग कितनी थी? 5,000। परचेज आपने कितने का किया है? 1,000। क्लोजिंग वैल्यू कितनी है सर आपके पास? 4,000। तो जवाब दीजिए सर, आपके पास जो डेप्रीसिएशन है पर ईयर वो इसकी निकल के आ जाएगी। जवाब दीजिए, 5,000 में 1,000 को ऐड करें 6,000, 6,000 में से 4,000 को माइनस करें तो डेप्रीसिएशन कितने की आ गई? 2,000। ये रिवैल्यूएशन मेथड है सर इसका। डन। क्वेश्चन देखें क्या पूछ रहा है। सर क्वेश्चन कह रहा है डेप्रीसिएशन निकाल के दिखाइए फॉर ईच ऑफ द ईयर एंडेड ऑन बिल्डिंग एंड, आगे उसके आगे बिल्डिंग एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट, दोनों पे निकाल के दिखाना है आपको। अच्छा बिल्डिंग और प्लांट एंड इक्विपमेंट को उसने साइमल्टेनियसली क्यों रखा? बिल्डिंग की वैल्यू याद है आपको क्वेश्चन में कितनी थी? बिल्डिंग की वैल्यू थी 50,000, उस पर कितने परसेंट चार्ज करना था? 4%। 4% निकालिए जरा 50,000 का। तो सर अब मुझे जवाब दीजिए, क्या मैं ये लिख सकता हूँ डेप्रीसिएशन फॉर 2005 एंड यहाँ लिख सकता हूँ सर डेप्रीसिएशन फॉर 2006। 2005 एंड 2006 वैल्यू कितनी आएगी सर इसकी? 2,000। यहाँ भी वैल्यू क्या आएगी सर? 2,000। टोटल कितनी हो जाएगी? 4,000 टोटल, मगर हर साल की तो अलग अलग 2,000 ही आएगी ना। मैंने यहाँ लिख दिया सर, इसका टोटल लिख देता हूँ 4,000 और आगे मेंशन भी कर देता हूँ ये मेरे लिए PFD है, मेंशन कर लीजिए। Formula is cost multiplied by rate that gives me depreciation. फिर सर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सर यहाँ लिखा प्लांट एंड इक्विपमेंट।
जवाब दें, प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी थी पहले साल की? 60,000। 60,000 में से मैंने क्या माइनस किया? 0। मल्टीप्लाई बाय उसे कितने परसेंट से चार्ज किया? 50। सर जवाब दीजिए, पहले साल का आंसर कितना आ गया आपके पास? 30,000। तो मैं लिख सकता हूँ सर डेप्रीसिएशन फॉर 2000 क्या था? 5, आई थिंक 5, 2005। फिर सर डेप्रीसिएशन फॉर 2006, अब वैल्यू क्या लिखेंगे सर? 60,000, और 60,000 में से पहले क्या माइनस करेंगे? 30,000। 30,000 को माइनस करने के बाद आप उस पर क्या अप्लाई कर देंगे सर? 50%। सर जवाब दीजिए, आंसर क्या आएगा आपका? 15,000। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर, यहाँ पे देख के लिखें सर, 30,000 प्लस 15,000 इक्वल्स टू क्या आंसर आएगा सर? 45,000। ये आपका पीएफडी हो गया। अब एक छोटा सा सवाल सोफिया, ये जो पीएफडी 45,000 है, आगे देखना यहाँ पे अलीना, यहाँ देखना बेटा, ये जो डेप्रीसिएशन आप इस पे चार्ज करने जा रहे हैं जो 2 सालों का है वो 45,000 है। आपने उस मशीन को 12,000 का बेच दिया। जवाब दें, जो चीज 15,000 की थी आपने 12,000 की बेच दी, आपको फायदा हो गया है नुकसान हो गया? नुकसान हो गया। यहाँ देखिए सही लिखा हुआ सब। डिस्पोजल की कॉस्ट कितनी है? यहाँ देखो सारे 60,000। पीएफडी कितनी है? 45,000। बैंक का कैश कितना मिला है? 12,000। 12,000 बैंक का कैश आपके पास कितना आया सर? मैंने यहाँ मेंशन किया, बैंक का कैश आपके पास कितना है? 12,000। तो जवाब दीजिए, आपको जो यहाँ आंसर मिला है वो आपके लिए क्या है सर? लॉस। बस दैट्स इट सर। अब रीसेंट पास्ट पेपर्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कॉपी कर लीजिए इसको। बहुत है आज के लिए, जल्दी हो गया काम जरा। सर ये सिर्फ प्लांट का है? सिर्फ प्लांट का, प्लांट एंड इक्विपमेंट का। बिल्डिंग बेची नहीं आपने। स्ट्रेट लाइन तो अब आपका हो गया काम। अब जो आपको रीसेंट पास्ट पेपर्स कराऊंगा उसमें ज्यादातर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे काम कराऊंगा। ये हो रहा है आपको काम, अब आपको समझ में भी आ रही है बात। चलिए जी, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर। अल्लाह हाफिज़।